हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th में साइंस में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो फुल एनसीईआरटी को हम लोग इसमें कवर करेंगे पूरा डिटेल के साथ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो इसके एक्सरसाइज है, साथ ही साथ जो भी क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी के जो भी चीज़ें दी गई रहती हैं उन सबको इसमें बारी बारी से डिस्कस किया जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण होता क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा। बट इसको जानने से पहले 2-3 चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। पहला, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और दूसरा, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, देखो ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन रफली थोड़ा थोड़ा समझ लो कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। जब किसी भी पदार्थ के भौतिक रूप को बदल के दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ध्यान देना है, कोई भी नया पदार्थ इसमें नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन वहाँ होती है जहाँ भौतिक परिवर्तन तो हो सकता है, साथ ही साथ वो पदार्थ के जो रसायन होते हैं वो आपस में रिएक्शन करके कोई नया पदार्थ बना लेते हैं, उसके गुण भी बदल जाते हैं, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि भौतिक परिवर्तन में देखोगे, बर्फ़ है, बर्फ़ को पिघला के आप पानी बना दो, या फिर पानी को जमा के आप बर्फ़ बना दो, या फिर आप पानी को ही बॉयल करके वेपर में बदलना दो, वाष्प में बदल दो। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में देखोगे, जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जला दो, तो मोमबत्ती जब जलेगा तो वो रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, खाना पका रहे हो, रासायनिक परिवर्तन के कारण है। दूध फट गया, रासायनिक परिवर्तन के कारण। चीनी को आप पानी में घोल देते हो, ठीक है, चीनी को क्या कर देते हो, पानी में घोल देते हो, ये भी रासायनिक परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि चीनी का पूरी की पूरी कंपोजिशन, केमिकल जो उसका संरचना है वो पूरी तरीके से बदल जाती है और वो जूस में यानी कि रस में परिवर्तित हो जाता है, और इसका टेस्ट भी अलग होता है, इसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। इसलिए सब के सब किस में आएंगे, रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं असली चीज़ें। कह रहे कि आपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दिया होगा। क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे गर्मियों में जो कमरे के ताप होता है उस पर दूध को हम खुला छोड़ देते हैं। क्यों खुला छोड़ देते हैं, ये आप खुद इसके बारे में सोचो। लोहे का तवा या फिर तसला अथवा कील की आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये सभी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इन सभी का आंसर आप इजीली बता ले जाओगे। इन सबको ही डिस्कस करना है हमको अपने इस चैप्टर में। ठीक है, कह रहा है कि अगर परिस्थितियों के अनुसार देखें तो प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति पहचान कुछ न बदल जाती है। पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो यह हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि जहाँ भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ ध्यान देना है, रासायनिक परिवर्तन अगर हुआ है तो वहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया भी हुई है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? इन रासायनिक परिवर्तनों को जब हम लिख कर बता देते हैं तो उसको ही कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, जो सिंबल और प्रतीकों के माध्यम से होता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअल में है क्या। हम ये कैसे जान सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहली क्रियाकलाप दिए गए हैं जिसका चित्र यहाँ पे दिया गया हुआ है, पढ़ लेते हैं पहले। देखो, ये जो भी क्रियाकलाप करना होता है ना, ये खुद से नहीं करना है, कोई भी टीचर होगा उसके प्रेजेंस में करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अगर प्रिकॉशंस आप लोग नहीं लेंगे तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए ये टीचर के सहयोग से ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें करना ये है कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल की सहायता से रगड़ कर साफ़ कर लीजिए। मतलब रगड़ रगड़ कर साफ़ कर लीजिए। जैसे आप लोग देखे होंगे मूर्छा छुड़ाने के लिए जो रेगमाल आता है ना, एक पतली सी चादर होती है और रेड कलर की होती है, उस पर बिंदु बिंदु दाने होते हैं, उसी से रगड़ के साफ़ किया जाता है। या फिर बढ़ई का काम आपने देखा होगा, वो लकड़ियों को स्मूथ करने के लिए भी रेगमाल का ही उपयोग करता है। ठीक है, इससे रगड़ के साफ़ करना चाहिए। अच्छा, ये भी प्रश्न आता है, ये आप आगे देखोगे कि मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़ के साफ़ क्यों किया जाता है, उसको जलाने से पहले। ठीक है, इसका उत्तर मैं आगे जहाँ आएगा ये प्रश्न वहाँ दूंगा। कह रहा है कि इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप ये है स्प्रिट लैंप, इसको बर्नर भी कहते हैं। ठीक है, इसका दहन करिए तथा इस पर बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया। देखो ये क्या किया हमने, मैग्नीशियम रिबन को चिमटे से सावधानी से पकड़ा हुआ है।
ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को चिमटे से सावधानी से पकड़ा हुआ है, इसको जला रहे हैं। अब जलाने पर जो राख बच रही है उसको ऐसे यहाँ पर इस वॉच ग्लास में हम लोग इकट्ठा कर ले रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसको अपनी आँखों से यथावत दूर रखिए, क्योंकि इसमें फ्लेम पैदा होता है जो आपकी आँखों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आपने क्या परीक्षण किया, यानी कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। देखो, जब भी मैग्नीशियम को हम जलाते हैं आग की उपस्थिति में, और चूँकि ये वायु में जल रहा है, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका सफ़ेद पदार्थ। देखो यहाँ लिखा भी है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो इकट्ठा हुआ है ना, इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। वॉच ग्लास में इकट्ठा हमने कर लिया। आगे देखेंगे, कह रहा है कि जब जलाते हैं तो चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। किसके साथ होता है, तो चमकदार श्वेत लौ के साथ इसका दहन होता है, और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये जो चूर्ण हमने देखा ना, ये श्वेत चूर्ण है। इस चूर्ण का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये नाम याद रखना है कि इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया की ये कारण होता है। जैसे हमने क्या किया है, हमने यहाँ मैग्नीशियम ले लिया है रिबन, और वायु तो है ही, दोनों जब आपस में रिएक्ट किए हैं तो मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O, ये दोनों मिलके बना लिए हैं MgO। इसको ही कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप 2। एक परखनली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, उसको पोटेशियम आयोडाइड के घोल को मिला दीजिए। अब आप देखेंगे कि क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इसको मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरे पेज पे। देखो, यहाँ कह रहा है कि सीसा लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन। ये ठीक वही है जो हमने अभी यहाँ देखा है कि सीसा यानी कि लेड नाइट्रेट का घोल है, उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। भाई घोल मिलाओगे तो अभिक्रिया ही तो होगा, क्योंकि ये सब क्या है, रसायन है, तो इनके बीच अभिक्रिया होगी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। कह रहा है कि सीसा नाइट्रेट, जिसको हम लेड नाइट्रेट कह रहे हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, लेड नाइट्रेट कहते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का जलीय घोल 2 टेस्ट ट्यूब में लें, दोनों घोल को स्पष्ट और रंगीन होते हैं। देखो, ये जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है, इन दोनों को जब देखोगे ना तो ये स्पष्ट हैं, मतलब साफ साफ दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ इनमें कोई कलर नहीं होता, ठीक है, जैसा कि यहाँ दिया गया है। ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड है और ये हमारा लेड नाइट्रेट है, दोनों है। अब दोनों के घोल को बारी बारी से हम मिला रहे हैं। मिलाने पर हमको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। चूँकि ये मुझे कलरफुल नहीं मिला, इसलिए आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। अब जब ये दोनों मिलाओगे ना, तो यहाँ का जो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट है, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा और लेड आयोडाइड बना लेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन उसमें मिल जाएगा, फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बनेंगी, तो देखोगे एक पीले कलर का अवक्षेपण मिल जाएगा जो कि है लेड आयोडाइड का, ठीक है, किसका है, लेड आयोडाइड। अभी फ़िलहाल आपको बस ये याद करना है कि जब भी हम पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिलाते हैं तो इसका लेड इसके आयोडाइड के साथ मिल जाता है और इसका पोटेशियम इसके नाइट्रेट के साथ मिल जाता है। तो लेड आयोडाइड ये पीला कलर का अवक्षेपण मिलता है, अवक्षेपण यानी पेंदी पर ऐसे जमा हो जाता है, और पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन मिलता है। ऊपर वाला जो घोल है वो पोटेशियम नाइट्रेट का, ध्यान देना है, किसका है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और पेंदी पे क्या मिल जाएगा, पेंदी पर आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में लेड आयोडाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक और क्रियाकलाप है यहाँ पे, शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, इसमें तनु हाइड्रोलिक अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और या फिर आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए, या फिर इसके जगह सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, ठीक है, इसको मिला देना है। अब ध्यान देना, यहाँ पर हम तेजाब यानी एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अम्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या बरतनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ये आपके आंखों में पड़ सकता है, आपकी स्किन पे गिर सकता है, स्किन को जला सकता है। कह रहा है कि जस्ते के दानों के पास कुछ होता हुआ दिखाई देगा। ये क्या ऑब्जर्वेशन है, हम आगे पढ़ेंगे। शंक्वाकार फ्लास्क या फिर परखनली को स्पर्श करिए,
इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है क्या, इसको भी बताइए। अब देखो, अब हमको करना ये है कि हमको अगली एक्टिविटी पे आ जाना है। जैसा कि यहाँ दिया गया है, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया है यानी परखनली लिया है, इसमें जिंक के ग्रेनुअल्स यानी कि दानेदार जिंक को मिला दिया है। अब जैसे ही इसमें HCl के बूंद बूंद करके मिलाएंगे ना, ये बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे, यहाँ से बबल्स उठने शुरू हो जाएंगे। ये बबल्स कुछ और नहीं है, ये बबल्स हमारे हाइड्रोजन गैस है यानी कि H2 है। कौन है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, तो देखो जब इसमें से लीकेज होगा और इसके पास एक हम फ्लेम लेके आएंगे यानी कि आग आपको लेके आना है, माचिस की तीली में जलाकर आग लेके आना है। जब आप इसको जलाओगे तो ये जो है वो नीले कलर का फ्लेम देना शुरू करेगा, और जब ये यहाँ से जिंक में जब HCl मिलाओगे ना तो पॉप का साउंड आएगा। किसका साउंड आएगा, पॉप का साउंड से वो ब्लास्ट होता रहेगा धीरे धीरे। बस यही जो है ये हमें बताता है कि इसमें से कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने यहाँ पर लेड नाइट्रेट लिया और पोटेशियम आयोडाइड लिया। जब इसको मिलाया तो ये लेड आयोडाइड में बदल गया पोटेशियम नाइट्रेट, और जो लेड आयोडाइड है वो पीले कलर का और छेपड़ के रूप में हमको मिला था। और यहाँ पर जिंक में जब हमने अम्ल डाला है या तो HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से हमको देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब देखो यहाँ कलर चेंज हुआ है और यहाँ क्या निकला है, यहाँ गैस निकला है। ठीक है, और इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले भी हमने देखा था कि यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया चीज़ बन गया। ठीक है, और इसका फ्लेम भी निकला था, सफ़ेद कलर की जो लौ निकली थी ना। तो यहाँ आप देख रहे होगे इन तीनों रिएक्शन में कुछ ना कुछ नए परिवर्तन हुए हैं, और ये सभी के सभी क्या दर्शाते हैं, ये सभी के सभी रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि इनसे ही हम बता सकते हैं कि कोई भी दो पदार्थ अगर आपस में मिला रहे हैं तो वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं। कैसे पता चला, यहाँ कलर चेंज हुआ, रंग परिवर्तित हुआ, और यहाँ गैस निकला है, और यहाँ पर भी एक तरीके से इसकी अवस्था बदल गई है। ठीक है, ये हमने सॉलिड के रूप में लिया था, राख में निकला था, इसके साथ साथ गैस भी रिलीज हुई थी और इसका कलर भी चेंज हुआ था, सफ़ेद लौ निकली थी ना। तो ये सभी के सभी बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी कि हम जो भी प्रयोग किए हैं उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। अभी तो हमने 3 एक्सपेरिमेंट देखा, और भी चीज़ें होने से हम बता सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, पहला अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, फिर रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन हमने देख ही लिया था, गैस का निकासी या फिर उत्सर्जन ये भी हमने देख लिया था, तापमान में परिवर्तन। अच्छा, एक चीज़ और है, यही वाला जो एक्सपेरिमेंट है जो अभी मैंने दिखाया था, जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, वो वाला एक्सपेरिमेंट ये भी है। ठीक है, सेम चीज़ें हैं, बट हमने फ्लास्क जो है वो अलग अलग लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा शेप में लिया है और वहाँ हमने ऐसे लिया था। ठीक है, जब इस कंटेनर को आप टच करोगे ना, परखनली को जो आप छुओगे तो ये गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ तापमान में वृद्धि हुई है, यहाँ पर गैस उत्सर्जित हो रही है और साथ ही साथ तापमान में वृद्धि हुई है। यानी कि तापमान में परिवर्तन से भी हम बता सकते हैं क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इतने परिवर्तन से हम बता सकते हैं कहीं भी अगर कोई अभिक्रिया हुई है तो वो रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को भी देख सकते हैं और पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती रहती हैं। जैसे जैसे आपने देखा होगा जो आयरन की रॉड होती है ना, वो उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है, जैसे मूर्छा लगना शुरू हो जाता है। ये सब के सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं और उसके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले हमको देखना है रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसे अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया देखा, उसको हम सिंबल या प्रतीकों के तौर पे जब दिखाना शुरू कर देते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये रफली है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको प्रतीकों या फिर सिंबल्स के तौर पे शब्दों के रूप में दिखाने का जो तरीका होता है उसको ही हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब इस टॉपिक से आपको रासायनिक समीकरण का शब्द रूप मिलेगा, उत्पाद क्या होता है और अभिकारक क्या होता है ये हम बता पाएंगे आसानी से। ठीक है, अब जरा समझ लेते हैं क्या चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है। कह रहा है कि जो हमने पहली क्रियाकलाप देखा है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन हुआ है। ठीक है, बना क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया के विवरण बहुत लंबा हो जाता है। अगर मान लो हम इस रूप में दिखाना शुरू करेंगे तो ये देख रहे हो ना, पूरा का पूरा 2 लाइन में हमने लिखा है। ठीक है, तो ये बहुत विवरण लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको संक्षेप में लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, शब्द समीकरण या फिर रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम और हमने ले लिया ऑक्सीजन, इसको हमने दहन किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। बस यही तो रूप है। हमने क्या किया, हमने जो अभिक्रिया किया, रासायनिक अभिक्रिया किया, उसको हमने समीकरण के रूप में दिखा दिया। अब ध्यान देना है, जब हमने मैग्नीशियम लिया और उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया है तो ये अभिकारक कहलाता है। मतलब जो चीज़ हम इनिशियली लेते हैं, प्रारंभ में जो चीज़ें लेते हैं, उसको हम अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया होने के बाद जो नई चीज़ें मिलती हैं, इसको हम उत्पाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको हम उत्पाद कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अभिक्रिया क्या है और उत्पाद क्या है समझ में आ गया होगा। देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पहले हम नया तत्व या पदार्थ लेते हैं उसको हम कहते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया होने के बाद जो नया चीज़ बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है। अब यहाँ देखो, कह रहा है कि अभिक्रिया जो हमने 1.1 देखा था उसमें मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया से एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को मध्य तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। ये जो हमने लिखा है, ये हमने किस रूप में लिखा है, ये शब्द के रूप में लिखा है, शब्द समीकरण के रूप में लिखा है। देखो, मैग्नीशियम को हमने शब्दों में लिख दिया है, ऑक्सीजन को हमने शब्दों में लिख दिया है, और बीच में क्या लगाया है, तीर लगाया है। इसीलिए यहाँ कह रहा है कि जो अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए जो भी चीज़ें दिखाई गई होती हैं उनके मध्य में किसका निशान लगाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे अभिकारक है ना, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है। इन दोनों के बीच में हमने किस चीज़ का चिन्ह लगाया है, प्लस का चिन्ह लगाया है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि अभिकारकों के बीच में भी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर, देखो इधर हमने क्या लिखा है, बाईं ओर लिखा है ना, बाईं ओर इसको दिखाते हैं। और उत्पादों के बीच में अगर दो या दो से अधिक उत्पाद हैं, अभी तो फिलहाल हमने जो मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा था उसमें एक ही उत्पाद था, अगर उत्पाद भी बहुत ज़्यादा हैं, दो या दो से ज़्यादा हैं, तो उनके बीच में भी किसका चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। और उनको दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, किधर लिखते हैं, दाईं ओर। जैसे यहाँ देखो, मैग्नीशियम हमने बाईं ओर लिखा है और इसके बीच में क्या लगाया है, प्लस लगाया है। और जो उत्पाद बनाया है तो तीर लगाकर हमने उत्पाद को दिखा दिया है। ठीक है। और इसको किधर लिखा है, हमने इसको दाईं ओर लिखा है। ठीक है। तीर का सिर हमेशा उत्पाद की ओर रहता है, ये याद रखना है। जो तीर का सिर होगा हमेशा इधर होगा, अगर आपने इधर लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना है उत्पाद की ओर तीर का सिर होगा। कह रहा है कि यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, मतलब अभिक्रिया किधर हो रही है, इधर हो रही है कि इधर हो रही है, तो जिधर होगा उधर ही क्या होगा, उसका सर होगा। अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण को लिखना। देखो, रासायनिक समीकरण को लिखने के दो तरीके हैं, पहला है शब्द रूप और दूसरा है प्रतीक रूप। प्रतीक रूप, शब्द रूप तो आपने देख लिया है, अब प्रतीकों के रूप में देखेंगे। अब देखो, जैसे हमने मैग्नीशियम, हमको इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है, लेकिन अगर हम Mg के रूप में लिख देंगे, Mg फॉर मैग्नीशियम, तो ये उससे छोटा रूप हो गया ना। तो बेसिकली जो समीकरण को लिखने का जो तरीका है वो कुछ और नहीं है, उसका संक्षिप्त रूप है, हमेशा संक्षिप्त रूप होता है। यानी कि कम से कम हम एक्सप्रेशन से कैसे उस समीकरण को लिख सकते हैं, वही तरीका जो होता है रासायनिक समीकरण के लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ लिखा भी है, निरूपण करने का ये क्या है, एक तरीका है जो संक्षिप्त विधि है। ठीक है। अच्छा, ये संक्षिप्त विधि हो कैसे सकती है, तो प्रतीकों के माध्यम से। जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ले लिया, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में इसको दिखा दिया है। अब तीर का निशान तो आपको पता ही होगा, तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिनकर उसकी तुलना करें। अब कह रहा है कि जैसे यहाँ पर Mg है, यहाँ पर भी Mg, ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। अब इसके ये जो दोनों तत्व हैं इसके परमाणुओं को जोड़ो। जैसे यहाँ Mg तत्व का एक परमाणु है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन में 2 लोग हैं, यहाँ Mg में 1 तो है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन में भी 1 है। अभी इधर तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया ना। कह रहे क्या दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, यदि है तो दोनों समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहेंगे। ध्यान देना है, इसको क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। संतुलित समीकरण, कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है, संतुलित समीकरण क्या होता है। तो हम कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर उत्पाद में और अभिक्रिया में अगर परमाणुओं की संख्या समान है, अगर परमाणुओं की संख्या समान है तो उसको कहेंगे संतुलित समीकरण। चूँकि यहाँ समान नहीं दिख रहा है, यहाँ O2 है, यहाँ सिर्फ एक O है, तो ये समान नहीं है, यानी कि ये संतुलित नहीं है।
अगर समान हो जाता तो ये कौन सा समीकरण होता, संतुलित समीकरण होता। आगे भी लिखा हुआ है यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है, ध्यान देना है, बराबर नहीं है। यानी संतुलित होने के लिए ज़रूरी है परमाणुओं की संख्या समान हो, और अगर असमान है तो वो कौन सा समीकरण होगा, असंतुलित समीकरण होगा। ठीक है, कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। यही जो हमने ढांचा लिखा है ना, इसको ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, मतलब हमको क्यों ज़रूरत है संतुलित करने के लिए, क्यों आवश्यक है। तो आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम पता होना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी पदार्थ को या किसी भी द्रव्यमान को हम न ही निर्माण कर सकते हैं न ही विनाश कर सकते हैं। यानी कि अगर वो है तो वो आगे भी उतना ही बरकरार रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर ऑक्सीजन 2 लिया है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 ही होना चाहिए, तभी क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा। अगर नहीं है तो वो अभिक्रिया गलत है, यानी कि असंतुलित है। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, हमको संतुलित करना पड़ेगा। क्यों संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि हर अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। ठीक है, तो ये 9वीं कक्षा में हमने पढ़ लिया था। तो बेसिकली द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद एक भी परमाणुओं में कमी नहीं होनी चाहिए, तभी तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होगा। अब देखो यहाँ लिखा है, दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया अगर हुआ है तो उसके पहले और बाद में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम ये वाला चीज़ ले रहे हैं तो इसमें उतने ही परमाणु होंगे जितने बाद में जो बनेगा उसमें होंगे। ठीक है, अगर है तो वो संतुलित समीकरण है और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कंकाली समीकरण, ये जो समीकरण है ना, या फिर ये जो समीकरण, इसको कंकाली भी कह सकते हैं या फिर प्रतीकात्मक भी कह सकते हैं। तो बेसिकली शब्दों पे आप ध्यान मत दीजिएगा, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं है। कह रहा है कि शब्द समीकरण है उसको हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो जैसे हमने जिंक लिया था, ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने देखा था ना, ये वाला हमने क्या लिया है, जिंक के दानेदार पदार्थ लिया, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया। इसी अभिक्रिया को इसने यहाँ लिखा हुआ है कि हम जिंक ले रहे हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं, इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं। तो हमको क्या मिला था, जिंक सल्फेट मिला था, और क्या कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस निकली थी, और पॉपअप का साउंड आता था। याद आ रहा है आपको, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा है, क्रियाकलाप 2 में पढ़ा है। अब इसको उसने क्या किया है, शब्द समीकरण को उसने प्रतीक के रूप में दिखा दिया। जिंक को उसने Zn लिख दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 रासायनिक सूत्र के रूप में उसने लिख दिया है। फिर जिंक सल्फेट को ZnSO4 कहते हैं और हाइड्रोजन को H2 कहते हैं। क्लियर, यहाँ पर लिख दिया। अब कह रहा है कि ये जो इक्वेशन 1.3 है, इसको हमने 1.3 कहा है, इसमें तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करो। जैसे यहाँ एक जिंक है, जिंक के देखो आगे अगर एक है तो एक जिंक मानेंगे, अगर यहाँ पे एक है तो एक जिंक मानेंगे। अगर मान लो जिंक के पीछे यहाँ पे 2 लिखा होता है, इसका मतलब है 2 जिंक। ठीक है, यहाँ तब ये हट जाएगा, 2 जिंक मानेंगे। तो इसके आगे पीछे कोई संख्या नहीं लिखी, यानी एक ही जिंक है। यहाँ भी आगे पीछे कोई संख्या नहीं लिखी, एक ही जिंक है। यहाँ हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। यानी कि यहाँ सभी उत्पाद में और अभिकारक में दोनों में परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, उसको यहाँ दिखा दिया। देखो जिंक में अभिकारकों में 1 था, उत्पाद में भी 1 था, हाइड्रोजन 2 था, यहाँ भी 2 था, सल्फर 1 था और ऑक्सीजन 4 था, तो 4 था, दोनों ओर बराबर है। यहाँ कह रहा है कि तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व का जो परमाणु है उसकी संख्या क्या हो गई है, समान हो गई है। इसलिए कौन सा समीकरण होगा, संतुलित समीकरण। याद करो, जब दोनों ओर बराबर हो जाए तो उस रासायनिक समीकरण को कौन सा समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो किसी भी तरीके से ये संतुलित नहीं होता, ये संतुलित नहीं होता। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखो, ये ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है, ये संतुलित नहीं है, यानी असंतुलित है। तो असंतुलित को संतुलित करने की भी तो आवश्यकता होगी।
तो कह रहा है कि अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे Fe है, ये हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। Fe आयरन H2O के साथ मिला रहे हैं, Fe3O4 बनाया और उसके साथ साथ H2 गैस रिलीज हो रही है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 और H2। इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। अच्छा, संतुलित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि अभिकारक में और उत्पाद में परमाणु की संख्या असमान होगी तभी पड़ा। जैसे यहाँ Fe1 है और यहाँ Fe3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो खैर Fe और ऑक्सीजन जो है ये यहाँ अनबैलेंस है, यानी कि असंतुलित हैं। यानी कि इस समीकरण को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो उसके लिए कुछ चरण यानी कि स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्या करना पड़ेगा, कह रहा है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हर एक पदार्थ पर हमको क्या करना है, बॉक्स बना लेना है। तो बॉक्स बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा, Fe, H2O, Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। अब स्टेप 2 में क्या करना है कि जो भी असंतुलित समीकरण है उसमें सभी तत्वों के परमाणुओं को अलग अलग कर लेना है। जैसे ये अभिकारक है और अभिकारक में Fe की वैल्यू 1 है, तो देखो यहाँ पर अभिकारक का कॉलम बनाया है, यहाँ उत्पाद का कॉलम बनाया है और यहाँ तत्वों का नाम लिख दिया गया है और इसके परमाणुओं की संख्या को हम नीचे लिखेंगे। तो अभिकारक में Fe जो है इसके पास 1 है, तो हमने Fe के पास अभिकारक में 1 लिख दिया। लेकिन उत्पाद में देखोगे 3 है, तो उत्पाद में हमने क्या किया है, Fe की वैल्यू को 3 रख दिया है। ऐसे ही हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है, तो हाइड्रोजन को हमने अभिकारक में 2 लिख दिया। ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को हमने 1 लिख दिया है। ठीक है, अब चलते हैं उत्पाद पे। उत्पाद पे Fe तो आपने 3 देख लिया। ऐसे ही ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन को हमने 4 कर दिया। हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन को हमने 2 कर दिया। अब हमने क्या किया है कि जो असंतुलित समीकरण है उसमें हर तत्व के परमाणु की संख्या को हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्लियर है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। अब स्टेप नंबर 3 पे कुछ बेसिक चीज़ें हमको फॉलो करनी है। सबसे पहले हमको सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिकों को सबसे पहले संतुलित करना चाहिए। इससे होगा ये कि थोड़ा सा जो डिफ़िकल्टी है वो आसान हो जाएगी। तो सबसे अधिक परमाणु वाला हमको ढूंढना है और सबसे पहले उसको क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, तो जैसे हमको ऊपर अगर देखिएगा तो इसमें Fe3O4 में सबसे ज़्यादा परमाणु हैं, 3, 4, 7 परमाणु हैं। तो हम क्या करेंगे, Fe3O4 को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और इसमें भी सबसे पहले ऑक्सीजन को हम चुनते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को हमने चुना तो यहाँ पर एक चीज़ देखो आप, यहाँ ऑक्सीजन है 1, यहाँ ऑक्सीजन है 4। ठीक है, तो हमने Fe3O4 को ले लिया। तो प्रारंभ में अभिकारक में हमने देखा कि H2O में ऑक्सीजन कितना था, 1, और Fe3O4 में ऑक्सीजन कितना था, 4। तो इसकी संख्या को हमने प्रारंभ में लिख दिया है, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 1। ठीक है, अब ये बताओ, दोनों ओर बराबर करने के लिए हमें याद रखना है कम नहीं करना होता है। हम कोशिश ये करेंगे कि अधिक वाले के बराबर कम वाला हो जाए। तो यहाँ 4 है, तो यहाँ भी किसी भी तरीके से 4 करना पड़ेगा। तो हमें करना ये है कि इस पूरे H2O में ही हम क्या करेंगे, आगे 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वही करते हैं कि दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1 है, उसी को क्या करते हैं, संतुलित करने की कोशिश करते हैं। तो हमने H2O में देखा 1 है और Fe3O4 में ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ क्या किया, 1 में हमने 4 से गुणा कर दिया और ये ऑलरेडी 4 है। अब देखो दोनों क्या हो गया, 4 और 4 हो गया, बराबर हो गया ना। अब इसी को क्या करना है, जो हमारा मेन रासायनिक समीकरण था उसमें इसको किसी भी तरीके से लिख देना है। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। कह रहा है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों को सूत्र को नहीं बदलना है। ध्यान देना, सूत्र को नहीं बदलना है। अब ये नहीं कि ये H2O है तो इसमें 4 करने के लिए ऑक्सीजन H2O4 कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। या फिर 2 गुणे H2O2 नहीं करना है आपको। ठीक है, हमेशा जो मूल रूप है उसी को रखना है, जो कमी हो रही है उसके आगे गुणा करके उसको बराबर करना है। यानी कि यहाँ पे 4H2O हो जाएगा। हमने देखो H2O के रूप को तो वैसे ही रहने दिया ना। तो एक चीज़ याद रखना है, उसके सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो अब जब आप 4 करोगे तो देखो Fe और 4H2 हो गया। यहाँ पे अभी क्या था, सिर्फ H2O था, अभी हमने 4 से गुणा किया तो यहाँ 4H2 हो गया। अब बाकी Fe3O4 H2। अब देखो, अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ Fe 1 है, यहाँ 3 है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया ना।
अब हम कोशिश करेंगे दूसरे परमाणु को लेकर चलने के लिए, तो उसके लिए हमको अगला चरण लेना है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो H2O है ना, उसके रूप को बदल के H2O4 नहीं करना है, ना ही H2O4 ऐसे लिखना है। ये दोनों तरीका जो है गलत है। जो भी संख्या जो हम आगे से बराबर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो गुणांक के तौर पर यूज़ करना है, ठीक है। अब अगला चरण है Fe और हाइड्रोजन परमाणु। ये संतुलित नहीं है। देखो Fe यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 तो H2 में है, लेकिन उसके आगे 4 लगा हुआ है, यानी 8 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, दोनों संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं H2O के हाइड्रोजन को। तो यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यानी कि अभिकारक में 8 है, उत्पाद में 2 है। तो हमने लिख दिया अभिकारक में 8, उत्पाद में 2। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब उत्पाद में किसी भी तरीके से 8 करना है, क्योंकि कम वाले को अधिक वाले के बराबर करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो हमने आगे 4 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ जो 2H2 था, देखो यहाँ पे जो H2 है ना, ये क्या होगा, ये बढ़ के हो जाएगा, 4 से गुणा किया ना हमने, तो यहाँ 4 लग जाएगा। इसी को अगले स्टेप में उठाकर रख देना है। तो यहाँ देखो, यहाँ Fe था, 4H2O था, Fe3O4 हो गया, और आगे हमने क्या लगा दिया, 4H2O लगा दिया। अब देखो यहाँ 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 होता है ना, 4 दूना 8 होता है। ऑक्सीजन तो बैलेंस था ही, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अब Fe बैलेंस नहीं है, तो अगले चरण में इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ अभिकारक में 1 Fe देख रहे हो, अभिकारक में 1 Fe, लेकिन उत्पाद में 3 Fe, तो उत्पाद में हमने 3 Fe लिख दिया। तो जाहिर सी बात है अभिकारक को बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे 3 लगा देंगे। गुणा करने के लिए क्या चाहिए, 3 लगा देना है। बस इसी को अगले स्टेप में लिख देना है। तो अगला हो जाएगा 3Fe + 4H2O, एरो के साथ Fe3O4 और 4H2। अब ये देखो, ये हमारा पूरा का पूरा बैलेंस हो चुका है। तो बस अंत में इसी को क्या कर देना है, संतुलित जांच करते हुए लिख देना है, और यही हमारा जो है वो बैलेंस्ड यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब ये जो विधि हमने यूज़ किया है ना, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। अच्छा, ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हम यहाँ गुणा करा रहे हैं, गुणा यानी कि हिट करा रहे हैं, ठीक है। गुणा यानी कि हिट करा रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। और यहाँ ट्रायल भी तो चेक भी तो कर रहे हैं ना कि संख्या बराबर है कि नहीं है। स्टेप 7, जब आप संतुलित कर लोगे तो भौतिक अवस्थाओं को संकेतों के रूप में लिखना। देखो, कोई हम तत्व कभी गैस के रूप में लिखते हैं, कभी हम लिक्विड यानी कि पानी के रूप में लेते हैं, कभी हम सॉलिड यानी कि ठोस के रूप में लिखते हैं। तो इनके प्रतीकों को हम क्या करते हैं, उसके तत्व के बगल में लिख देते हैं। जैसे अगर कोई गैस है, द्रव है, जलीय विलयन है, ठोस है, तो इसके अंग्रेजी नाम को लेते हैं। गैस के लिए हम G इस्तेमाल करेंगे, द्रव के लिए L इस्तेमाल करेंगे, L फॉर लिक्विड, जलीय यानी कि वाटर के लिए हम एक्वस सोल्यूशन यूज़ करेंगे, ठोस यानी कि सॉलिड के लिए S यूज़ करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, G यानी गैस, L फॉर लिक्विड, Q यानी कि एक्वस यानी कि पानी वाला रूप, फिर S यानी कि सॉलिड यानी कि ठोस वाला रूप। बस यही लिख देंगे। अब जैसे हमने Fe लिया था, तो ये आयरन होता है ना, लोहा सॉलिड रूप में होता है, तो S हमने यूज़ किया है। H2O वाटर होता है, तो यहाँ पर जो H2 है ना, इसके आगे हमने G लगाया है, L नहीं लगाया है। अगर L होता तो लिक्विड होता, AQ होता तो एक्वस सोल्यूशन होता, बट यहाँ G लगाया। G का मतलब ये गैस के फॉर्मेट में, यानी ये वाष्प के रूप में। यहाँ जो H2O है वो किसके रूप में ले रहे हैं, हम वाष्प के रूप में ले रहे हैं। फिर Fe3O4, ये भी सॉलिड में मिलता है, और हाइड्रोजन जो है गैस रिलीज हो रही है, इसलिए हमने G लगा दिया। तो संकेतों को लिख के भी हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यानी कि ज़्यादा आपको सूचना देता है कोई भी रासायनिक समीकरण, जब उसके प्रतीकों को उसके साथ लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ H2 याद रखना है किसके रूप में है, भाप के रूप में। क्लियर है, ये वही लाइनें लिखी हैं जो मैंने बोला है, तो इसलिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभिक्रिया की परिस्थितियों के अनुसार हम ताप का इस्तेमाल करते हैं, कभी दाब का इस्तेमाल करते हैं, और कभी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कहने का मतलब है कभी कभी अभिक्रिया अपने आप से स्टार्ट नहीं होती, तो उसको बाहर से कोई प्रभाव दिखाना पड़ता है, उसी को कहते हैं उत्प्रेरक। जैसे हमने आग दे दिया, कोई और तत्व या फिर परमाणु मिला दिया उसमें, तो ये उत्प्रेरक का काम करता है, जो अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, ठीक है। अगर ये तीनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको तीर के ऊपर दर्शाते हैं। जैसे ये देखो, जैसे हमने CO कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया है, ठीक है, इसको हाइड्रोजन के साथ मिला रहे हैं, तो यहाँ पे दिया है कि 340 ATM यानी कि वायुमंडलीय दाब का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ दाब दे रहे हैं, तो ये देखो तीर के ऊपर दिखाते हैं इसको, ठीक है। और फिर मिला है CH3OH, ठीक है। ऐसे ही हमने जैसे CO2 ले लिया है और H2O ले लिया है 12 मॉलिक्यूल्स के साथ। अब इसको प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करा रहे हैं, और साथ ही साथ क्लोरोफिल, पौधे का जो क्लोरोफिल होता है ना, उसकी सहायता से ये अभिक्रिया हो रही है। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखना है, इसको हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं,
ठीक है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ये अभिक्रिया आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ अभिक्रिया आपको एकदम याद करना पड़ेगा। याद कैसे होगा, तो लिख लिख के याद करो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम 6CO2 पढ़ना कैसे है, 6CO2 ये एक्वस फॉर्म में है, फिर 12H2O, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ध्यान देना ये L है, ये 1 नहीं है, ये L है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। और इसको सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से हम लोग लिख रहे हैं, तो ये बदल जाएगा C6H12O6, ये एक्वस फॉर्म में जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। और 6 मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन निकलते हैं एक्वस फॉर्म में, और 6 मॉलिक्यूल्स H2O के निकलते हैं लिक्विड फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये सब अभिक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। और देखो सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ दिखा दिया है, प्लस ताप, दाब और उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया है, तो हमने तीर के ऊपर इसको दिखाया। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों करना पड़ता है? अच्छा ये बताओ, जब मैग्नीशियम रिबन को आप साफ़ नहीं करोगे तो उस पर कुछ इम्प्योरिटी यानी अशुद्धियाँ होंगी, और वो जो अशुद्धियाँ होती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ही होती है। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑलरेडी उसके ऊपर अशुद्धि के रूप में होगा, तो जाहिर सी बात है जलने में क्या उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। जलने में क्या उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। और इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस रिबन को साफ़ करना पड़ता है। क्लियर है? तो यही लिखोगे आप, कहोगे कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम को साफ़ इसलिए किया जाता है ताकि उसकी सतह पर मौजूद मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाए, और परत के हटने से बाधा उत्पन्न नहीं होगी और मैग्नीशियम रिबन पूरी तरीके से जल सकेगा। क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कह रहा है कि हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन लिया है हमने, क्लोरीन लिया है, और उसको क्या बनाया है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया है। तो इसके लिए हमको क्या लिखना है, संतुलित रासायनिक समीकरण। ध्यान देना, संतुलित लिखना है। तो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, क्लोरीन के लिए Cl2, ध्यान देना है क्लोरीन गैस के लिए हम क्या लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं, ठीक है। और बना क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइड्रोजन के लिए H2, ठीक है, क्लोरीन के लिए Cl2, और बना क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को हम HCl कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ देखना है कि संतुलित है कि नहीं। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ एक ही क्लोरीन है। तो जाहिर सी बात है इधर तो 2 है, इधर 2 की कमी है, तो बस क्या कर देना, अभिक्रिया के पहले यहाँ पे 2 लिख देना है। अब ये जो रासायनिक समीकरण है ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो यही डायरेक्ट हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको कह रहा है कि बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड में अभिक्रिया को संतुलित करते हुए लिखिए। तो अब इन सभी नामों के रासायनिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा तब तक लिख नहीं पाओगे। अब देखो बेरियम क्लोराइड को लिखते हैं BaCl2, ध्यान देना जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे लिखो, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट को कहते हैं Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है। और बेरियम सल्फेट को कहते हैं BaSO4, और एल्यूमिनियम क्लोराइड को कहते हैं AlCl3, ठीक है। ये नाम है, अगर ये नाम आपको याद रहा स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैंने लिखा था, उसके आधार पे ही आप रासायनिक समीकरण को लिख पाओगे। अब देखो हमको लिखना है इसका संतुलित रासायनिक समीकरण, तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ या फिर यहाँ साइड में ही लिख देता हूँ। हमको पहले क्या चाहिए, हमको चाहिए बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का हमने बताया कि BaCl2 कर दो। फिर उसके बाद चाहिए एल्यूमिनियम सल्फेट को, इसको कहते हैं Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना क्या है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट को हम कहते हैं BaSO4 कहते हैं, ठीक है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड को कहते हैं AlCl3। संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए यहाँ Ba1 है, यहाँ Ba1 है, ठीक है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 3 है, तो जाहिर सी बात है इधर बराबर करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, बराबर करने का एक ही तरीका है। अब इसको तो 3 में बदल नहीं सकते, ना ही इसको 2 में बदल सकते हैं, तो ज़रूरत ये है इधर भी 3 से गुणा कर दो, इधर भी 3 से गुणा कर दो, 2 से, ठीक है। तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे और यहाँ 2 से हमने गुणा किया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ कलर ही चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखेगा। यहाँ हमने 3 कर दिया और यहाँ हमने 2 कर दिया। अब देखो यहाँ पर Ba अब 3 हो गया, क्लोरीन तो बैलेंस हुआ है लेकिन Ba 3 हो गया, यहाँ Ba 1 ही है, ठीक है। और यहाँ Al 2 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें Ba को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर 3 Ba, यहाँ 3 Ba करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने 3 कर दिया। अब देखो यहाँ Ba भी बैलेंस हो गया, यहाँ भी Ba बैलेंस हो गया। अब यहाँ सल्फ़र देखो, सल्फ़र हो गया 3, सल्फ़र कितना हो गया 3, यहाँ सल्फ़र, अच्छा इस पूरे समीकरण के बाहर 3 है, यानी यहाँ सल्फ़र 3 है, तो यानी सल्फ़र बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है लेकिन बाहर 3 बैठा है, तो 4 3 12 ऑक्सीजन हो गए,
लेकिन यहाँ ऑक्सीजन अभी 4 दिख रहा है, लेकिन बाहर भी तो 3 है, तो 4 तियाँ 12, यानी कि 4 तियाँ 12 से ऑक्सीजन भी बैलेंस है, 4 तियाँ 12 से ऑक्सीजन बैलेंस है। क्लियर है, दोनों साइड में बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। क्लियर है। अब चलते हैं अगले इसके क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है कि सोडियम ले लो, जल ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ले लो। तो सोडियम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सोडियम के लिए हम Na इस्तेमाल करते हैं, जल के लिए हम H2O इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए NaOH इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोजन के लिए H2 गैस इस्तेमाल करते हैं। इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कर देते हैं हम। पहले पूरा लिख लेते हैं, Na प्लस में H2O एरो के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ठीक है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ बैलेंस में देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है और 2 यहाँ पे है, तो टोटल 3 हो गए। इधर 3 है नहीं, तो 3 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये 4 हो जाएगा ना, अभी ये 3 है। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ थोड़ा सा तरीका अपनाना पड़ेगा। तरीका क्या अपनाना पड़ेगा? ये 4 हो जाएगा ना, अगर यहाँ 2 है, किसी भी तरीके से इसको 2 कर दें तो 4 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले जो हमने किया था उसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ हम 2 कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया? 4, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 हुआ। तो जाहिर सी बात है यहाँ अगर 2 से गुणा कर दे तो 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ हम 2 कर लेते हैं। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 2, 4 हो गया। लेकिन अब सोडियम यहाँ 2 हो गया, यहाँ सोडियम 1 ही है, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या करते हैं? हम 2 से गुणा करते हैं। अब सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अब 2 हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ठीक है, अब फिर एक बार चेक कर लेते हैं, 2 सोडियम, 2 सोडियम, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, 4 है। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 आगे है, तो यानी 4 है, यानी ये हमारा क्या है? बैलेंस इक्वेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब देखो इसको नोट्स में तुम चाहो तो बनाते चल सकते हो, ताकि तुम्हारा सारा क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी तैयार होता चले। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित, अच्छा इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ पूरा, या फिर थोड़ा सा शिफ्ट करके ऊपर कर देता हूँ। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उसकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए। यानी कि अवस्था के संकेत तो लिखना है, साथ ही साथ संतुलित समीकरण लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन की अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेपण बनता है। इसके लिए हमको क्या लिखना है? अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या चाहिए? तो हमको चाहिए बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2, मैं लिखते जाता हूँ। सोडियम सल्फेट चाहिए तो Na2SO4। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनता है यानी कि NaCl बनता है, और बेरियम सल्फेट बनता है यानी कि BaSO4 बनता है। हमने जो भी चाहिए होगा हमको, हमने पूरा लिख लिया है। तो अब बस लेके चलते हैं, ये दोनों उत्पाद हैं, सॉरी अभिकारक हैं, और ये दोनों उत्पाद हैं। तो हम दोनों को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा BaCl2 और उसके साथ हमने लिखा है Na2SO4। अब एक चीज़ याद रखो, यहाँ लिखा है कि जल में बेरियम क्लोराइड, ठीक है, यानी कि ये एक्वस फॉर्म में है। तो इस समीकरण के पीछे यहाँ पर हम लिख देंगे AQ, यानी एक्वस फॉर्मेट में है। ठीक है, सोडियम सल्फेट के विलयन, यहाँ लिखा है सोडियम सल्फेट के विलयन के साथ अभिक्रिया, यानी ये भी एक्वस फॉर्मेट में होगा, तभी तो उसका विलयन बनेगा, यानी इसमें क्या मिला होगा? पानी मिला होगा, नमी होगी इसमें। ठीक है, और अभिक्रिया होने के बाद क्या बन रहा है? अभिक्रिया होने के बाद से सोडियम क्लोराइड बन रहा है यानी NaCl। ठीक है, और उसके साथ साथ बन रहा है BaSO4 बेरियम सल्फेट। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड का विलयन बनता है, यानी ये भी एक्वस फॉर्मेट में है, और ये अवक्षेपण, और अवक्षेपण हमेशा सॉलिड में होता है। ये आपको याद रखना, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अवक्षेपण किस फॉर्मेट में होता है? सॉलिड में है। तो यानी BaSO4 के पास S रहेगा और Na के पास AQ रहेगा। ठीक है, अब हमने संकेत तो लिख दिया, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए यहाँ Ba 1 है, यहाँ Ba 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यानी क्लोरीन को पहले बैलेंस करना है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 1 क्लोरीन है, यहाँ 2 है, तो इधर चाहिए हमको, तो यहाँ हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, अब सोडियम 2 हो गया, यहाँ भी सोडियम 2 है, तो सोडियम तो बैलेंस है,
ठीक है, ये हमने बैलेंस कर लिया। अब चलते हैं ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन भी 4 है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है। ठीक है, सल्फ़र यहाँ एक सल्फ़र दिख रहा है, यहाँ भी एक सल्फ़र दिख रहा है, सल्फ़र भी बैलेंस है। फिर हमने Cl2 को मिलाया, यहाँ भी Cl2 बैलेंस है, यानी कि सभी चीज़ें बैलेंस हो गई। तो यही हमारा तीसरे के पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही उठा के रख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं, और इसको भी एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। चलो इसको मिटा ही देता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, स्क्रीन पे पानी होने की वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नाउ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन के साथ, जो कि जल में ही है, अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया को लिखना है। तो जो जो नाम दिया है सबसे पहले उसके रासायनिक फार्मूले को जान लेते हैं। यहाँ का है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको कहते हैं NaOH। ठीक है, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। सोडियम क्लोराइड बनाता है यानी कि NaCl बनाता है, साथ ही साथ जल बनाता है यानी कि H2O बनाता है। हमने पूरा अभिक्रिया लिख लिया है, अब बस इसको अभिकारक और उत्पाद के रूप में दिखा देना है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, NaOH को हमने लिया है, उसके साथ मिलाया है HCl, इसको मिलाने के बाद से बना है NaCl, और साथ ही साथ में H2O बना है। संकेतों के रूप में भी दिखाना है, तो संकेतों के रूप में दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रतीकों को इसके रूप दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि हाइड्रोक्साइड जो है उसका विलयन है, तो विलयन है यानी कि ये एक्वस फॉर्मेट में है, प्लस ये भी जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है इसको भी विलयन के रूप में लिया है, यानी कि ये भी किस फॉर्मेट में होगा, ये भी एक्वस फॉर्मेट में होगा। फिर आगे जाने पे दिख रहा है कि अभिक्रिया करने के पश्चात सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है, यानी ये भी किस फॉर्मेट में होगा, ये भी एक्वस फॉर्मेट में होगा। और अंत में कह रहा है कि जल बनाता है, तो जल लिक्विड होता है, यानी कि यहाँ पर L लिख देंगे। ठीक है, जब भी विलयन नाम आएगा तो उसके लिए एक U लगाएंगे, और जब भी सिर्फ जल कह रहा है उसके लिए L लिखेंगे, L फॉर लिक्विड। क्लियर है। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस में देखो सोडियम एक है, सोडियम एक है, यहाँ पर क्लोरीन एक है, यहाँ भी क्लोरीन एक है, हाइड्रोजन यहाँ एक है और एक यहाँ है, तो टोटल अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन को ज़रा देख लेते हैं, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन है, तो ये पूरा इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, इसमें हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, तो बस यही हमारा दूसरे का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब बस इतना तो हो गया। अब यहाँ पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब एक चीज़ ध्यान देना है, आखिर में रासायनिक अभिक्रियाओं को उसके प्रकार के रूप में क्यों रखा गया। तो देखो, कोई भी तत्व का जो परमाणु होता है ना, वो दूसरे परमाणु के साथ बदलता नहीं है। ठीक है, न कोई परमाणु का मिश्रण बाहर जाता है और न ही बाहर से कोई अंदर आता है मिश्रण में। वो सिर्फ अगर मान लो हमने 2 परमाणु लिया तो इसका परमाणु इसमें चला गया, 2 तत्व लिया तो इसका परमाणु इसमें चला गया और इसका परमाणु इसमें चला गया, कोई बाहर से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखा है, अभी इसके पहले वीडियो के स्टार्टिंग में द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया था। ठीक है, इसलिए कोई भी अभिक्रिया होती है तो इसमें परमाणु नहीं बदलते, जो पहले से है वही रहेगा, वही अंत तक चलेगा, तो ना कोई बाहर जाएगा ना कोई बाहर से मिश्रण में आएगा। इसी के आधार पे जो भी अभिक्रियाएं हैं वो परमाणु की आपसी बंध के टूटने और जुड़ने से जो नया पदार्थ बनेगा उसी के आधार पे इसके प्रकार को बांटा गया है। उसमें जो सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, नाम में यह संयोजन, यानी कि यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ जुड़ाव हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? यहाँ जुड़ाव हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ क्रियाकलाप 1.4 दे रखा है, कह रहा है कि एक बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड ले लो। कैल्शियम ऑक्साइड को CaO कहते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ CaO। ठीक है, तथा बुझा हुआ चूना लेना है। बुझा हुआ चूना, ध्यान देना है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। कभी कभी ये CaOH के ट्वाइस के फॉर्मेट में भी होता है। ठीक है, आगे अभी मैं चर्चा करूँगा क्यों ऐसा हुआ है। कह रहा है कि इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। जब जल मिलाओगे ना तो उसको टच करना है, जिस बीकर में मिलाओगे, जैसे मान लो हमने पानी लिया है
ठीक है। या फिर हमने जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, इसमें धीरे धीरे पानी मिलाओ और हल्का फुल्का इसको शेक करते रहो। जब शेक करोगे ना तो इसके बीकर को टच करके देखना, जैसे यहाँ टच किया गया है। जब आप टच करोगे ना तो देखोगे ये गर्म हो गया होगा। गर्म होने का क्या मतलब हुआ है कि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई है। क्या उत्पन्न हुआ है? ऊष्मा उत्पन्न हुई है। और जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम इसमें पानी के साथ मिलाते हैं ना तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में बदल जाता है, क्योंकि पानी इसके साथ जुड़ते जाता है तो CaOH का ट्वाइस बनता है। ये अभी भी बुझा हुआ ही चूना है, बट इसमें पानी की मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। अब इसको अभिक्रिया के रूप में कैसे लिखोगे? जैसे हमने CaO लिया, चूना था तो सॉलिड के फॉर्मेट में था, पानी मिला दिया लिक्विड, अब ये घोल बन गया है ना, तो घोल बना है इसलिए विलयन के तौर पर AQ हमने लिख दिया है। तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड CaOH का ट्वाइस हमने यहाँ कर दिया, और उसके साथ साथ क्या मिली है? ऊष्मा मिली है। तो इसमें देख रहे होगे आप, दो अलग अलग मिलके एक नया चीज़ बनाया है, यानी कि जुड़ा हुआ है। यहाँ पे दो अलग अलग पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ दो अलग अलग होके एकल उत्पाद बनाता है, तो कभी भी संयोजन अभिक्रिया का नाम आएगा तो इसमें आप परिभाषा के तौर पे क्या लिखोगे कि जब परिभाषा के तौर पे ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे? तो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ मिलकर एकल उत्पाद के रूप में क्या बनाया है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाया, यानी कि CaOH का ट्वाइस। नाम याद रखना, CaOH का ट्वाइस इसको कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड इसको भी बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इसको भी बुझा हुआ चूना कहते हैं। फ़र्क क्या है? ये सॉलिड फॉर्मेट में है और इसमें पानी मिलने के कारण ये एक्वस फॉर्मेट में हो गया, यानी कि विलयन के रूप में हो गया है, ठीक है। अब कुछ फैक्ट हैं, इसको जान लेते हैं। अच्छा, ये वही चीज़ें हैं ना जो आप घर में चूना पुताई करते हो ना, घर की दीवारों पे जो आप पुताई उताई करते हो, वो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की पुताई होती है। क्यों? क्योंकि पहले चूना लाते हो, उसमें पानी मिलाते हो और ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बन जाता है। अब देखो, कह रहा है कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित हुए बूझे चूने का विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो आप घर में सफ़ेदी करते हो ना, जो हमने ऊपर बनाया ना CaOH का ट्वाइस, इसका निर्माण किस में करते हैं? सफ़ेदी करने में करते हैं। कह रहा है कि जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है यानी कि CaOH का ट्वाइस है, उसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉरी, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेती है, और यही परत जो होती है वो सफ़ेदी के तौर पे काम करती है। ये कब होता है? 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इससे दीवारें चमक आ जाता है। रोचक बात यह है कि संगमरमर पत्थर घर में आप लगाते हैं ना, उसका रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। अब देखो, हमने क्या लिया? हमने लिया CaOH का ट्वाइस लिया, ठीक है। इसको दीवार पे पोता। अब जब दीवार पे पोतोगे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब ये क्या करता है? ये दोनों आपस में रिएक्शन करके CaCO3 बना लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और यही 2 से 3 दिन बाद आप देखोगे, लगाओगे तो अभी थोड़ा गीला रहता है, 2 से 3 दिन बाद एकदम सफ़ेद चमकने लगता है। और संगमरमर का सेम फार्मूला है, संगमरमर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये उसके लिए अभिक्रिया लिख दिया हमने। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड लिया है, उसको वायुमंडल के CO2 गैस के साथ मिला है, जब मिला तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया। थोड़ी थोड़ी नमी रहेगी ना, वो लिक्विड के फॉर्मेट में होती है, ठीक है। तो ये हमारा रासायनिक फार्मूला हो गया। अब कह रहा है कि कोयले का दहन, इसमें भी संयोजन अभिक्रिया देख लो। तो कोयले के लिए हमको क्या चाहिए? कार्बन चाहिए। कार्बन सॉलिड के रूप में होता है, जैसे कोयला जला होता है ना, तो सॉलिड के रूप में ही तो होता है। अब इसको ऑक्सीजन के साथ जला रहे हो, जब जलाओगे ना तो ये CO2 बना लेता है, ठीक। क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। अब बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो बैलेंस भी है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, दोनों को मिला रहे हैं। जब मिक्स करोगे ना तो जल का निर्माण होता है। जो हम लोग लिक्विड पीते हैं ना, पानी पीते हैं, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है, संयोग करने से होता है। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को ले लिया, यहाँ ऑक्सीजन को ले लिया, बना लिया H2O। अब बैलेंस करने की बारी आती है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी यहाँ 2 की तो कमी है।
लेकिन अब जैसे ही यहाँ दो रखोगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन 2 ही था, 4 करने के लिए इसके अभी आगे 2 लगाना पड़ेगा। ये हमारा बैलेंस हो गया, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से क्या बना है, जल का निर्माण हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ कहा भी गया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, इसलिए इसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन की अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन की अभिक्रिया उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमेशा और हमेशा एकल उत्पाद बनता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन की अभिक्रिया कहलाती है। हमने इतना पूरा देख लिया। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखा है कि यहाँ पर ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, क्या हो रही थी, ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही थी, जिससे मिश्रण क्या हो गया था, गर्म हो गया था। अब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा निकल रहा है बाहर, यानी ऊष्मा का क्या हो रहा है, क्षय हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया था ना, ये हमने पानी में हमने चूना मिलाया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी, बुझा हुआ चूना मिलाया, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया, तो ऊष्मा निकल रही है ना, इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रही है बाहर, इसलिए इसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, मान लो अगर इसको हम गर्म करते, तो गर्म करते तो अपने पास से हम आग दे रहे हैं ना, तो आग हम लोग दे रहे हैं, यानी ऊष्मा हम लोग दे रहे हैं, इसलिए उस अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन वाला, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला अभिक्रिया है, इसमें हम आग दे रहे हैं, तो आग दे रहे हो यानी कि जिंक था, ठीक है, जिंक को ऑक्सीजन के साथ जलाया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या दिया, खुद से ऊष्मा दिया है, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। यहाँ ऊष्मा का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसलिए ऊष्मा शोषी। लेकिन जहाँ निकल रहा है उसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ हो गया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, नाम याद रखना है। कह रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे हमने मीथेन ले लिया, मीथेन को प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, या फिर मार्श गैस भी कहते हैं। मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं, इसको प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मीथेन। ठीक है, या मेथेन भी, कुछ लोग मेथेन भी कहते हैं। मेथेन गैस है, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं। अब ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और H2O निकलेगा। ठीक है, इसका ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयोग करके CO2 बना लेता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके H2O बना लेता है। साथ ही साथ बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, यही तो हम लोग जलाते हैं। ये हम लोग खाना वाना पकाने का काम करते हैं, तो इसमें भी क्या करते हैं, हम ईंधन को ही तो जला रहे हैं, प्राकृतिक गैस को ही तो जला रहे हैं ना, तो उससे क्या मिलती है, ऊष्मा निकलती है। क्लियर है। तो अब बैलेंस करने की बारी आ गई, कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 2। ठीक है, ये बाद में लिखा गया, ये अभी भूल जाओ कि यहाँ पे अभी कुछ लिखा गया है। ठीक है, ये भूल जाओ अभी कुछ लिखा गया है, ये भूल जाओ। बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो हमको चाहिए 2 और, तो यहाँ क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे। अब जब 2 लगाओगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन 2 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन 2 ऑक्सीजन यहाँ भी तो है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, यानी यहाँ वाले में 2 की कमी है, तो क्या करेंगे, यहाँ आगे 2 से गुणा कर देंगे। अब ये जो इक्वेशन है वो हमारा बैलेंस इक्वेशन है, तो यहाँ से प्राकृतिक गैस का दहन होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगला कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि श्वसन अभिक्रिया एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जाहिर सी बात, आप सांस लेते हो, जब देखना, जब आप रनिंग करोगे ना, तो आप ज़्यादा सांस लेते हो, ज़्यादा सांस लेते हो, आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, यानी ऊष्मा निकल रही है, इसलिए उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, देखो विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले आपको एक क्रियाकलाप देखना पड़ेगा, जो कि है 1.9। अब ये है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल, यानी कि जो रगड़ने वाला होता है ना, रेड कलर का होता है, उससे रगड़ रगड़ के इसको साफ करना है। ए और बी से चिन्हित हुई 2 परख नलियां लीजिए, जैसे यहाँ पर ए से चिन्हित है और यहाँ पे नीचे बी से चिन्हित परख नली। ठीक है, परख नली लीजिए, प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, ये याद रखना है। कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन रखना है। अब ये ध्यान देना है कि ये नीले कलर का होता है, किस कलर का होता है, नीले कलर का, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। 2 कील को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली डी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबोकर रखिए। अब जैसे यहाँ पर धागे से ये लटकाए गए ना, 2 कील को हमने इसमें लटका कर रख दिया है। 20 मिनट के पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परखनली ए तथा परखनली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना करिए। अब ध्यान दो, ये जो पूरा लिखा गया है ना, इससे ज्यादा आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। हम चलते हैं यहाँ डायरेक्ट, यहाँ पे यहाँ ये कह रहा है कि एक परखनली है, ठीक है, इस परखनली में एक कील पकड़िए, उसको डुबा के रख दीजिए। 20 मिनट बाद
जब आप इसको निकालेंगे कील को, और कील पूरी तरीके से डूबी होनी चाहिए कंडीशन, ठीक है। जब कील को निकालेंगे आप, तो कील का कलर चेंज होके ब्राउन कलर का हो जाएगा, यानी भूरे रंग का हो जाएगा। और ये जो नीले रंग का जो कॉपर सल्फेट का विलेन था, इसका रंग चेंज होके ये धूसर कलर का हो जाएगा, ठीक है। धूसर या फिर ग्रीनिश भी कह सकते हैं, इंग्लिश में ग्रीनिश कहते हैं इसको, धूसर यानी धुंधला कलर का हो जाता है, ठीक है। ये कलर चेंज हो गया। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, इसको हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, लोहे की कील को इसमें डुबाया, लोहे के कलर का कील का कलर चेंज हो गया, जो कि किस कलर का हो गया है, हमारा भूरे कलर है, यानी ब्राउन कलर का। और ये जो सोल्यूशन था, विलियन था, इसका भी कलर चेंज हो गया, किस कलर का हो गया है, ये हमारा दूसरा कलर का। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, इसको समझते हैं अभिक्रिया। देखो, हमने डाला क्या है, इसमें कील डाला है, और कील का जो फॉर्मूला होता है उसको कहते हैं Fe, ठीक है। किसके सोल्यूशन में डाला है, तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, CuSO4 में डाला है। अब ध्यान दो, इसमें होता ये है, यहाँ रिएक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, क्रियाशीलता। तो Fe जो है वो कॉपर को इसमें से तोड़ के निकाल देता है, और खुद कॉपर की जगह जाके बैठ जाता है। तो कॉपर बाहर आएगा, Fe इसके जगह पे चला जाएगा, तो बन जाएगा FeSO4, यानी कि आयरन सल्फेट, ठीक है। क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। और यहाँ से कॉपर अलग हो गया, तो कॉपर को हमने बाहर कर दिया, ठीक है। अब ये जो FeSO4 है, ये इसको आयरन सल्फेट भी कहते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट भी कह दो या फिर आयरन सल्फेट कर दो, इसको फेरस कहते हैं, इसका रासायनिक नाम जो है वो फेरस है, ठीक है। तो आयरन सल्फेट भी इसको। अब हुआ ये है कि यहाँ लोहा यानी कि जो आयरन है, वो दूसरे तत्व कॉपर को क्या किया है, विलयन से विस्थापित कर दिया, हटा दिया। इसलिए इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसा हेडिंग आपने पढ़ा था ना, हेडिंग में क्या था कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई एक तत्व, जब कोई एक तत्व जैसे लोहा किसी दूसरे तत्व में से किसी एलिमेंट को बाहर निकाल देता है विलयन में से, तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। जैसा कि हमने इस वाले केस में यहाँ पे देखा है। अब उसी तरह दूसरा अभिक्रिया लिया है हमने, आयरन के जगह, सॉरी, लोहे की जगह हमने ले लिया है जिंक। जिंक को जब कॉपर सल्फेट में डाला, तो जिंक क्या करता है, कॉपर को विस्थापित करके बना लेता है जिंक सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पे बच जाता है कॉपर। इसी तरह लेड है, पीबी कहते हैं इसको, लेड। लेड भी कॉपर को डिस्प्लेस करके, विस्थापित करके उसका जगह ले लेता है, बना लेता है कॉपर, सॉरी, लेड क्लोराइड बना लेता है, और कॉपर हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि जिंक, लेड और कॉपर की, जिंक और लेड, जो हमने जिंक और लेड देखा है ना, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, उसकी यौगिक से उसको विस्थापित करते हैं, ठीक है। अब यही हुआ है, इसमें से जो हमारा आयरन था, वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या किया है, डिस्प्लेस कर दिया, खुद उसकी जगह ले लिया है, और सल्फेट के कारण इसका कलर किस रंग का हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। अब कॉपर तो अलग रह गया, कॉपर का सोल्यूशन अलग रह गया, इसीलिए इसका कलर दूसरा कलर का हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, जो लोहे की कितनी भूरी रंग की क्यों हुई, ठीक है। और इसका रंग नीला से मलिन कलर का यानी धूसर कलर का क्यों हुआ, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको भी बहुत ध्यान से समझना। इसमें विस्थापन तो है, उसके साथ साथ द्वि है, यानी कि दो विस्थापन हो रहा होगा, इसको भी एक्सपेरिमेंट से समझना। इसमें कह रहा है कि पर्सनली में 3 ml सोडियम सल्फेट का एक विलेन लीजिए, इसमें हमने 3 ml का, सॉरी, इसमें लिया है 3 ml का सोडियम सल्फेट का, इसमें विलेन लिया है। और एक और अन्य परख लिए जिसमें 3 ml का बेरियम क्लोराइड लिया है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला है, इसमें हमने लिया है बेरियम क्लोराइड। अब दोनों बेरियम को धीरे धीरे मिलाया गया, जैसे चित्र में दिया गया। जब धीरे धीरे से सोडियम सल्फेट इसमें मिलाते जाएंगे, तो एक नया रिएक्शन होगा, ठीक है। वो रिएक्शन क्या होगा, तो डायरेक्ट पहले रिएक्शन से समझते हैं। हमने लिया है सोडियम सल्फेट NaSO4, इसको डाला है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2। अब होता ये है, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, ये जो Na है ये ब्रेक डाउन हो जाता है Na+ में, और जो SO4 है ये हो जाता है SO4 माइनस माइनस। अब आप कहोगे कि सर यहाँ प्लस कैसे आया, माइनस कैसे आया, देखो यहाँ जो नंबरिंग है ना, वो चला जाता है इस वाली जगह पे, तो SO की जगह 2 आ गया। अब SO के पास ये सिंगल में SO4 जो है ना, वो सल्फेट जो है, वो ये प्योर एक तरीके से एलिमेंट है। तो ये क्या किया है, इसके नीचे देखोगे तो 1 है, इसलिए ये 1 चला गया सोडियम पे, प्लस। क्लियर है। अच्छा, ऐसे ही हमारे पास BaCl2 है, इस पे जाएगा Ba+ और Cl2 माइनस माइनस,
ठीक है, सॉरी, Ba डबल प्लस Cl माइनस है। क्यों, जरा समझो, यहाँ Cl के नीचे 2 है तो ये 2 जाएगा Ba पर, तो Ba प्लस प्लस हो गया। और Ba के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो मानेंगे ही, तो ये जाएगा Cl पे। ठीक है, ऐसे ही। तो अब ध्यान दो, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा और ये प्लस वाला इस माइनस के पास जाएगा, तो ये Na जो है वो NaCl बना लेगा, यहाँ हो गया NaCl। और ये Ba जो है BaSO4 बना लेगा, तो यहाँ है BaSO4। तो इस तरह देख रहे हो कि ये सोडियम जो है इस बेरियम को डिस्प्लेस करके उसका जगह ले लिया, और यहाँ का जो हमारा बेरियम है वो इसको डिस्प्लेस करके इसका जगह ले लिया। ठीक है, तो एक तरीके से सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया, बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, दोनों का स्थान क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये 2 बार चेंज हुआ, एक यहाँ भी चेंज हुआ, एक यहाँ भी चेंज हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमने क्या पाया, BaSO4 और NaCl, ये एक्वस फॉर्म में होता है और ये सॉलिड में होता है। सॉलिड कहने का मतलब है यहाँ अवक्षेपण का निर्माण होता है। ठीक है, अवक्षेपण का निर्माण होता है, यानी कि अगर हमने परख में लिया ना, वो पेंदी पे जाके ऐसे बैठ जाएगा और ये सॉलिड में होगा, जैसे कणों के रूप में होगा, ये भूलेगा नहीं, इसलिए इसको अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, इसी को क्या कहते हैं, अवक्षेपण। और ये जो बेरियम सल्फेट है ना, इसका जो कलर है वो कौन सा कलर है, ये है सफेद। ठीक है, तो अवक्षेपण का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है, लेकिन भूलेगा नहीं, इस अविलेय पदार्थ को भी अवक्षेपण कहते हैं। अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, यहाँ से द्विविस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ अवक्षेपण अभिक्रिया भी आ गया है। तो अगर आप पूछता है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो ऐसे भी कह सकते हो, किसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपण का निर्माण होता है उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। और ये सीधे रिएक्शन आप लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या लिखोगे, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl। अब देखो ये एक्वस एक्वस सॉलिड एक्वस लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सॉलिड बताएगा, यही क्या है, हमारा अवक्षेपण है, और इसका कलर कैसा होता है, सफेद होता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। देखो ये जो हमने प्लस माइनस वाला बताया ना, वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा चीजें आपको ये समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इतना जो बोला है वो पढ़िए। अच्छा, ये 2 बार एक बार यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें, जिसमें आपने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित किया था। अवक्षेपण किस रंग का था, क्या आपने अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो क्रियाकलाप 1.2 पे चलते हैं। तो 1.2 कौन सा था, ये है 1.2। अब आती है इसको बैलेंस करने की बात। तो यहाँ कॉपर देखो एक है, ऑक्सीजन एक है यहाँ, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, तो जाहिर सी बात है इधर 2 करना पड़ेगा। अब जैसे इधर 2 करोगे तो कॉपर भी 2 हो जाएगा, तो उसके लिए कॉपर के आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा बैलेंस रिएक्शन है। क्लियर है। अब देखो इसमें कह रहा है कि जब भी हम ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड तो यहाँ कन्वर्ट हो गया, काला पदार्थ ये बन गया, ये हमको चीज़ पता चल गया। ठीक है, अब आगे इस रिएक्शन को जारी रखने के लिए क्या किया गया है कि जो कॉपर ऑक्साइड बना है उसको हम हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर से प्रवाहित करते हैं। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाएगा तो इसकी सतह जो है वो काले से भूरे रंग में हो जाएगी। पहले काले में कब बदला था, काले में तब बदला था जब इसको ऑक्सीजन की में जलाया था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था। और काले से भूरा में तब बदल गया जब इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस हमने फ्लो कर दिया, यानी बहा दिया ऊपर से। ठीक है, तो किस रंग में हो गया, भूरे रंग में हो गया, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे यहाँ से इस तरह अभिक्रिया आया था ना, इसके ठीक अपोजिट अभिक्रिया यहाँ संपन्न होती है तथा कॉपर हमें वापस से मिल जाता है। जैसे कॉपर को ऑक्सीजन में जलाया तो कॉपर ऑक्साइड मिला था, और ऐसे हाइड्रोजन गैस जब इसमें से बहा देंगे तो वापस से हमको क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा।
तो रिएक्शन क्या होगा कि हमने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन में जलाया है, तो ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर H2O बना लेगा और कॉपर बच जाएगा, तो कॉपर यहाँ हो गया। अब ये किस रंग का होता है, तो ये भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखना है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है और यहाँ ऑक्सीजन अलग हुआ है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है और यहाँ ऑक्सीजन अलग हुआ है। बस इसी ऑक्सीजन के बेसिस पे हमको अपचयन और उपचयन बताना है, ठीक है। दो अभिक्रियाएं बतानी है। तो कहा गया है कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, जैसे यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ है, बढ़ गया है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका उपचयन होता है, यानी कि यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। लेकिन जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है, तो कहते हैं उसका अपचयन हुआ है, यानी कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उसको कहते हैं उपचयन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उपचयन। लेकिन जब ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, अपचयन। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, अपचयन में ह्रास होता है, उपचयन में वृद्धि होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यहाँ उपचयित हुआ है, ठीक है, या सॉरी अपचयित हुआ है, यानी अपचयन हुआ है। ह्रास होने पे क्या होता है, अपचयन होता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर जैसे कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन मिलाया ना, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन तो निकला है, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुड़ा है। यानी कि एक ही अभिक्रिया में दो चीज़ हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है और जहाँ ह्रास हुआ है वहाँ क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन में तो वृद्धि हो गई है ना, तो हाइड्रोजन में वृद्धि को क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। यानी एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। जहाँ ह्रास हो रहा है उसको अपचयन कह रहे हैं, जहाँ वृद्धि हो रहा है उसको उपचयन कह रहे हैं। ध्यान देना है, ह्रास होने पे अपचयन, वृद्धि होने पे उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी होता है और उपचयन होता है, उस ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया। मतलब उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। याद रखना है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो रहा हो और उपचयन भी हो रहा है, उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन में जलाया तो कॉपर तो मिला, ये रंग कौन सा होता है, ये भूरे रंग का होता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए उपचयन, और यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुई इसलिए अपचयन। क्लियर है। कुछ अन्य उदाहरण हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, उसको कॉपर के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो एक कार्बन है ना, एक ऑक्सीजन है, इसलिए इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। एक ऑक्सीजन होने की वजह से मोनोऑक्साइड। वहीं CO2 होता तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, दो को डाई कहते हैं, एक है तो मोनो कहेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो बेसिकली इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। ऑक्सीजन हटने की वजह से ये कौन सा अभिक्रिया है, अपचयन है, ठीक है। लेकिन कार्बन के साथ तो जुड़ रहा है, तो जुड़ने की वजह से ये कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। एक है अपचयन, एक है उपचयन। ऐसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है और HCl के साथ इसको कंबाइन किया है, तो यहाँ जो H है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के H2O बना लेता है और क्लोरीन गैस अलग से निकल जाती है। और यहाँ Mn जो है वो Cl के साथ जुड़ के MnCl बना लेता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ है, ह्रास हुआ है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ ह्रास होने के वजह से कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, और यहाँ वृद्धि होने पे कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। क्लियर है, समझ में आ गया। रेडॉक्स रिएक्शन के ये दोनों अन्य उदाहरण थे। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है, ठीक है। कह रहा है अभिक्रिया 1.31 यानी कि ये ऊपर वाला, इसमें कार्बन जो है उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो ऑक्सीजन जुड़ गया है ना, तो जुड़ने के वजह से उपचयन, और जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ से जिंक से ऑक्सीजन निकल गया है, इसलिए ये कौन सा है, अपचयन है। हालांकि ये दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। एक बार और पढ़ लेते हैं कि अपचयन कब होता है। यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की वृद्धि, या अच्छा एक उल्टा भी कह सकते हैं, हम ऑक्सीजन की वृद्धि कह रहे थे ना,
हाइड्रोजन के टर्म्स में भी कह सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऑक्सीजन को याद रखें। अगर हाइड्रोजन का ह्रास भी होता है तब भी हम कहेंगे वहाँ क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। या तो ऑक्सीजन की वृद्धि कहो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास कहो, यानी कि इस रिएक्शन को सिर्फ ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन के बेसिस पे भी हम बता सकते हैं, ठीक है। और अपचयन कब होगा, अपचयन तो बेसिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ह्रास होने पर होता है, ऑक्सीजन के ह्रास होने पर होता है कौन सा अभिक्रिया, अपचयन। लेकिन अगर हाइड्रोजन की वृद्धि भी हो रही है तब भी कौन सा अभिक्रिया है, अपचयन। यानी कि जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वहाँ हाइड्रोजन का ह्रास होगा, और जहाँ हाइड्रोजन का ह्रास होगा वहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। अगला है क्रियाकलाप 1.1, जहाँ हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। कह रहा है कि जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन को वायु यानी ऑक्सीजन में दहन होता था तथा यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता था। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है कि अपचयन। तो जाहिर सी बात है, हम रिएक्शन यहाँ लिख देते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया था तो ये MnO बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो ये 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीशियम हमने ले लिया था। अब यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, और जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वो कौन सा अभिक्रिया होता है, वो उपचयन होता है। जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है कौन सा अभिक्रिया होता है, वो उपचयन होता है। यानी मैग्नीशियम का यहाँ उपचयन हो रहा है, तो उपचयन वाला हमारा सही है। क्लियर है। अब अगला हमारा टॉपिक है, कह रहा है कि क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है, यानी उपचयन कहाँ कहाँ हो रहा है आपने देखा है। तो जी हाँ, बिल्कुल। संक्षारण क्या है, तो बेसिकली जंग का लगना ही संक्षारण है, ठीक है। जंग का लगना ही क्या है, संक्षारण है। कुछ धातुएं होती हैं जिस पे जंग लग जाता है, उसको हम कहते हैं संक्षारण। संक्षारण ही क्या है, उपचयन बताता है। उपचयन यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि होना, अच्छा, एक और हमने बताया था कि हाइड्रोजन में कमी होना भी उपचयन बताता है। ऑक्सीजन की वृद्धि कहो या फिर हाइड्रोजन की कमी कहो, जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वहाँ हाइड्रोजन की कमी होगी, ठीक है। कह रहा है कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती हैं लेकिन कुछ समय पश्चात लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। देखो, लालिमा युक्त भूरे रंग की परत है ना, चढ़ गई है। प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। यही क्या है, लोहे पर जंग लगना है। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाले परत के रंग पर ध्यान दिया है। अब ध्यान देना है, जो चांदी की परत होती है, ठीक है, और जो तांबे की परत होती है, तो जो चांदी की परत होती है उसके ऊपर काली परत चढ़ती है। जैसे चांदी की पायल आपने देखा होगा, वो काला पड़ जाता है, ठीक है। और जो तांबे की परत होती है उस पर हरी परत चढ़ जाती है। जैसे तांबे के बर्तन आपने देखा होगा तो उस पर हरे रंग की परत चढ़ती है। ये आप अपने आसपास में ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कोई धातु अपने आसपास अम्ल के कारण, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने से ये संक्षारित होना शुरू हो जाता है। संक्षारित होने कहने का मतलब है जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी ये हमने बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट को बताया, इसके पीछे रीज़न को नहीं बताया। अभी अब तो हमने ये बताया कि जब हम अम्ल, आर्द्रता यानी कि नमी यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण इसका क्या होना शुरू हो रहा है, संक्षारण होना शुरू हो रहा है। सिर्फ हमने ये बताया है, किस कारण से हुआ ये नहीं बताया है। देखो, कह रहा है कि संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग्स, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बने वस्तुओं में क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम अध्याय 3 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ बस बेसिकली हमको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पढ़ना था कि संक्षारण होता क्या है। जब कोई भी धातु या लोहा किसी भी अम्ल, आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उसका क्या होना शुरू हो जाता है, संक्षारण होना शुरू हो जाता है। बस हमको यही पढ़ना है और यही संक्षारण का डेफिनेशन भी आपको देना है। जब कोई धातु आपके आसपास के अम्ल, आर्द्रता के संपर्क में आता है तो ये संक्षारित होना शुरू हो जाता है। बस यही संक्षारण की परिभाषा लिख के उदाहरण दे देना है, ठीक है। अब जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ती है, ये आपको उदाहरण में लिख देना है। आगे चलते हैं। विकृत गंधिता, ये भी हमारा उपचयन का उदाहरण है, ठीक है, उपचयन का उदाहरण है। इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है और जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहाँ क्या होता है, उपचयन होता है। जैसे कह रहा है कि वसायुक्त या फिर तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसा होता है, तो आपको पता ही है, स्वाद में तो बेस्वाद हो जाता है, गंध स्मेल आने लगती है, ठीक है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंध हो जाती है। विकृत गंध कहने का मतलब है जो गंध आपको बर्दाश्त न हो पाए,
या फिर जैसे पहले महकता था अब उससे उसका गंध चेंज हो जाए, इसीलिए उसको विकृत गंध कहते हैं। उसके स्वाद गंध बदल जाता है। प्रायः तैली एवं वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन, ध्यान देना है, उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। यानी कि अगर हमको ऑक्सीजन उसमें से निकालना है तो उसको कहते हैं प्रतिऑक्सीकारक, यानी कि जो चीज़ें मिलाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। तो विकृत गंधिता से बचने के लिए किसी भी पदार्थ में क्या मिलाया जाता है, प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, प्रतिऑक्सीकारक। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। देखो, वायुरोधी यानी जहाँ हवा न पास कर पाए, अगर ऐसे पदार्थों में खाद्य सामग्री रखोगे तो उपचयन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, यानी कि लंबे समय तक वो सही रहता है। जैसे पैकिंग हम लोग करते हैं तो उसमें से वायु निकाल देते हैं, हवा निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे बादाम वादाम की आपने पैकिंग देखी होगी, उसमें हवा नहीं होता है, इसलिए वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, यानी कि उसका उपचयन धीमा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस युक्त कर या फिर भरा जाता है, गैस भरी जाती है, आप ऐसे पढ़ो, गैस भरी जाती है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगा तो जो भी चिप्स हो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना लेगा, उस चिप्स का ऑक्साइड बना लेगा, और जैसे चिप्स का ऑक्साइड बनाएगा तो यहाँ क्या होना शुरू हो जाएगा, उपचयन होना शुरू हो जाएगा, इसकी गंध बदल जाएगी, स्वाद बदल जाएगा। इसलिए इसमें क्या बनाया जाता है, नाइट्रोजन। यानी जो भी चिप्स वाली पैकिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, जो फूली हुई डब्बा या फिर थैली होती है, उसमें क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे ये कम सक्रिय होता है। क्लियर है। तो ये था पूरे चैप्टर का एंड, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है, ठीक है। और थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन भी कर लेंगे कि हमने इस पूरे चैप्टर में सीखा क्या है। क्लियर है। उसके बाद से हम इस अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। आपको पता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो ये लोहा यानी आयरन जो है ना, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, और जैसे ही कॉपर को डिस्प्लेस करता है तो वो फेरस सल्फेट बना लेता है, और ये फेरस सल्फेट यानी सल्फेट के जुड़ने के कारण इसका रंग बदल जाता है। और आपने रंग देखा था, कैसा था, भूरे रंग का था, ठीक है। और कॉपर सोल्यूशन का जो कलर है वो भी चेंज हो गया था। ये कौन सा कलर था, धूसर कलर था, जो मैंने पिछली एक्टिविटी में बताया था। कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दो। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण आप ये कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन वाला भी दे सकते हो, या फिर जिंक वाला दे सकते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी दे सकते हो। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न क्रियाकलापों में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करिए। देखो, जिसका यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है यानी अपचयन हुआ है, यानी ये हमारा उपचयित पदार्थ है। और यहाँ पे ऑक्सीजन निकला है, तो ऑक्सीजन निकले के कारण इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन होने के कारण ये कौन सा पदार्थ है, अपचयित पदार्थ है, ठीक है। जिसका अपचयन हो वो अपचयित पदार्थ होता है, और जिसका उपचयन होता है वो उपचयित पदार्थ होता है, ठीक है। बस नाम में थोड़ा सा फर्क है, जिस वो पदार्थ याद रखना है जिसका अपचयन हो रहा है या फिर जिसका उपचयन हो रहा है। क्लियर है। तो ये था हमारे इस चैप्टर का एंड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।